जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग देखने जा रहे हैं जो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी अभी परीक्षा नहीं हुई है और कुछ समय बाद उनकी परीक्षा होने वाली है। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इन सभी सवालों को देख लेंगे, देखकर अपने एग्जाम को देने चले जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा निश्चित तौर पर। कुछ नहीं साथियों, तकरीबन 10 से 12 प्रश्नों का आपको साथियों 10 से 12 प्रश्न आपको डिक्टो यहां से देखने को मिलेंगे। फिर उसमें चाहे साथियों जीके जीएस के हो, चाहे करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन फंसे, चाहे इंग्लिश के कुछ फंसे, चाहे मैथ और रीजनिंग के कुछ फंसे, यानी कि आपको 100% मैं कहूंगा कि इस क्लास से फायदा जरूर देखने को मिलेगा। तो आप अपने कुछ नंबर बढ़वाना चाहते हैं, यानी कि उतने नंबर अगर आप बढ़वाना चाहते हैं जितना कभी कभी इंसान सिलेक्शन से रुक जाता है, कहते नहीं कि भाई मेरे 5 नंबर और होते तो मैं साथियों मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो ये वो आपको साथियों वो वक्त है कि वो उतनी आप तैयारी इस क्लास से कर सकते हैं, मात्र एक क्लास से चंद प्रश्नों के माध्यम से। चलिए तो साथियों, सबसे पहले जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के 25 क्वेश्चंस, उसके बाद इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग के और उसके बाद साथियों मैथ को देखेंगे। पहला सवाल है, कह रहे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात तो बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री साहब की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो मैं कहूंगा साथियों अनुच्छेद 75 कहता है, कि अनुच्छेद 75 का एक कहता है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 110 की जब हम बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध किया जाता है, मुझे बताइए, यानी कि किसकी मनादी होती है जब चुनाव की आचार संहिता लग जाती है? तो जो घृणाजनक भाषण और पुतला जलाने पर रोक होती है, मैं कहूंगा बिल्कुल। प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग बंद हो जाता है, बिल्कुल। निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण बंद हो जाता है, मैं कहूंगा बिल्कुल। यानी कि ये सभी के सभी कथन बिल्कुल सही है, ये सभी के सभी लागू होते हैं जब चुनाव की आचार संहिता लग जाती है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, बताइए। तो जब साथियों 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1976 में, कब? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो यह साथियों प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को लाया गया था। अगला सवाल है, कह रहे कि किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता है? तो साथियों आपका प्रथम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रथम अनुसूची, ठीक है ना। प्रथम अनुसूची की अगर बात करते हैं, किसी नए राज्य के गठन के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण जो है ना, यानी कि महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाता है, क्या लोकसभा की सदस्य में जो महिलाएं होती है उसको नहीं, राज्य विधानसभाओं में साथियों नहीं, जो पंचायती राज निकायों में जो महिला सदस्य होती हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा महिलाओं को कहीं और आरक्षण नहीं दिया जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यानी कि उस भारतीय प्रधानमंत्री के नाम बताइए जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था, तो उनका नाम क्या था साथियों? उनका नाम वीपी सिंह था। ये वही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने साथियों संसद में घोषणा की थी कि वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे और इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। ये सवाल साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा, बिल्कुल, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में दार्जिलिंग संधि पत्र में प्रस्तावित किया था, या साथियों शिमला में या ल्हासा या काठमांडू संधि पत्र में प्रस्तावित किया था? तो मैं कहूंगा साथियों शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया गया था, मैकमोहन ने 1914 में किया था। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की जिसे व्यपगत सिद्धांत कहा जाता है? यानी कि व्यपगत सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है साथियों, एक तरीके से किसने जारी किया था, किसने पेश किया था, आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा साथियों जब लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो व्यपगत सिद्धांत का संबंध इन्हीं से है, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए भाई, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो
सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, इसकी वजह क्या थी, ये क्यों शुरू किया गया था, ये सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएगा। और आप देखिएगा इस सवाल का आंसर गलत लगा देंगे, सही नहीं बल्कि गलत लगा के आएंगे, लेकिन आपने अगर इस वीडियो का ये क्वेश्चन देख लिया तो ये सवाल भी आएगा और आप इसका सही जवाब भी बहुत आराम से लगा देंगे। चलिए साथियों, यहां पर अगर बात करें साथियों, मैं आपको बता रहा हूं कि एसएससी एमटीएस की अंतिम समय वाली पीडीएफ है, ये क्विक रिवीजन वाली साथियों पीडीएफ है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो मेरा मानना है कि आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं साथियों, जीके के प्लस करंट अफेयर के, उसके अलावा साथियों रीजनिंग के प्लस मैथ के। मेरा मानना है कि इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। और अगर साथियों करंट अफेयर के जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ना, वो वन लाइनर प्रकार से रहा हूं, लगभग 4 से 5 घंटे लगातार अगर आपने बैठ के इस पीडीएफ को कंप्लीट कर लिया तो मैं कहूंगा कि जो भी साथियों 7 से 8 सवाल करंट अफेयर के आएंगे वो आपके इसी पीडीएफ में से आ जाएंगे। और ये दूसरी पीडीएफ है, 2 पीडीएफ आपको दी जाएंगी साथियों। तो ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही, बहुत ज्यादा कीमत नहीं ली जा रही है, ताकि हर बच्चा इस पीडीएफ को साथियों प्राप्त करके आपके एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर ले। तो पीडीएफ का लिंक, एसएससी एमटीएस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम से पहले एक बार सरसरी निगाहों से देखकर इस बार इसको चले जाएंगे तो मेरा मानना है कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पेपर का मैक्सिमम पोर्शन आपका यहीं से एक तरीके से तैयार होगा। देखिए खैर अगला सवाल देखिए, ये एक्सपेक्टेड पीडीएफ है, ऐसा ना समझिएगा पेपर ही बिल्कुल इसमें छपा हुआ है, ठीक है। चलिए 2 नंबर वाला कोई काम नहीं। कह रहे कि 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की वजह क्या थी, तो साथियों ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाली, ये तो नहीं होगा, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया। तो किसकी अगर बात करें साथियों, लुई फिशर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी जी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने, तो लुई फिशर ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। उसके बाद देखिए नाबार्ड की फुल फॉर्म साथियों क्या होती है, मुझे बताइए। अगर इंग्लिश की बात करें साथियों, इंग्लिश में ही इसमें लिखी हुई है। अगर हिंदी की बात करें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसको कहेंगे, लेकिन अगर इंग्लिश में कहे तो नेशनल एग्रीकल्चर नहीं साथियों, इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा साथियों, आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपका बिल्कुल सही फुल फॉर्म हो जाएगी नाबार्ड के, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है, क्यों? क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है, इसमें क्या शामिल होता है, इसमें पूंजी खपत भत्ता शामिल होता है, इसलिए सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है। तो इस प्रकार जिनका आंसर सी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। ये सभी साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा क्लास को सिर्फ 40 से 45 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे और इतने समय में, इतने मिनट में आपके साथियों कितनी शानदार तैयारी हो जाएगी, आप लोग वीडियो के एंड में जाकर देखिएगा। देखिए लक्षद्वीप की राजधानी की जब हम बात करते हैं तो कवरत्ती ही लक्षद्वीप की राजधानी है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं साथियों आइजोल की बात करें तो ये तो मिजोरम की राजधानी है। ये कहां की राजधानी है? ये मिजोरम की राजधानी है। और सिलवासा साथियों दादर नगर हवेली की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। उसके बाद देखिए भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए कौन कौन सी नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र यमुना सतलुज नहीं, ब्रह्मपुत्र सतलुज यमुना, ब्रह्मपुत्र सतलुज सिंधु, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगर ये सवाल एग्जाम में आएगा तो आंसर मैंने आपको बतला दिया है। उसके बाद देखिए भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो मैं कहूंगा पाक जल संधि है, पाक जल राशि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों 8 डिग्री चैनल ये मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य है, यानी कि इसको अलग करता है। 10 डिग्री चैनल ये छोटा अंडमान तथा निकोबार को अलग करता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है, बताइए। तो इजराइल की अगर साथियों राजधानी की हम बात करें ना तो जेरूसलम है। क्या है इजराइल की राजधानी?
राजधानी जेरूसलम है। बगदाद जो है ना साथियों ये इराक की राजधानी है। और डबलिन की अगर साथियों बात करते हैं तो ये आयरलैंड की राजधानी, किसकी राजधानी है, ये साथियों आयरलैंड की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए माउंट एटना जिसे यूरोप का सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो मैं कहूंगा वो तो इटली में स्थित है। यानी कि माउंट एटना कहां पर स्थित है, इटली में स्थित है। अगला सवाल है, कह रहे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में जो क्लिप बोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। किसी भी चीज को साथियों पेस्ट करने के लिए, अब आप पेस्ट करने से पहले उस चीज को कॉपी करेंगे। मान लीजिए हमने इसको पूरे को ऑल सेलेक्ट किया, इसको ऑल सेलेक्ट किया और साथियों कंट्रोल+C से, क्या कंट्रोल+C से तो कॉपी करेंगे। अब मान लीजिए इस जो हमने कॉपी किया है इसको किसी दूसरे पेज पर प्रिंट करना है, यानी कि पेस्ट करना है, जिसको हम लोग कह सकते हैं सही। तो साथियों उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, साथियों कंट्रोल+V का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल+V से पेस्ट हो जाएगी। तो मैं कहूंगा शॉर्टकट की यानी कि पेस्ट करने के लिए तो कंट्रोल+V का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि URL की फुल फॉर्म क्या होगी बताइए। तो URL की फुल फॉर्म क्या यूनिक रिसोर्स लोकेटर होगी, नहीं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगी, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ही होती है। अगला सवाल है, कह रहे कि किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो पीके मिश्रा इनका नाम है और इनको प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री के। ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक कौन बने हैं साथियों, तो राजप्रिया सिंह इनका नाम है। क्या साथियों, राजप्रिया सिंह इनका नाम है और इनको ही ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 में किसे फिर से पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो मैं कहूंगा राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, तो ये तो साथियों कुवैत की यात्रा पर गए हैं। कहां की, कुवैत की यात्रा पर गए हैं। कहने के कौन दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है, तो मैं कहूंगा साथियों कि आपका राइट आंसर यहां पर जो होगा वो जर्मनी के साथ जाएगा। यानी कि दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो साथियों जर्मनी बना है। यह जानकारी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, तो अब आपके यहां पर साथियों 25 क्वेश्चंस आपने देखे जीके के प्लस करंट अफेयर के, और अब 25 क्वेश्चन आप पूरे देखेंगे साथियों इंग्लिश के। तो किस टाइप के साथियों क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं या अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश के। देखिए कहा जा रहा है साथियों यहां पर एंटोनिम आपको बताना है, किस वर्ड का एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है। नेवर का एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी को पता है कि नेवर का मतलब होता है साथियों कभी नहीं। क्या इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है साथियों कभी नहीं, तो मैं कहूंगा इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हमेशा, यानी कि सदैव। तो हमेशा साथियों किसकी इंग्लिश है, मैं कहूंगा ऑलवेज कहते हैं हमेशा को, यानी कि नेवर का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑलवेज हो जाएगा। यानी कि जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए साथियों आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि गेम्स इज अप। क्या साथियों गेम्स इज अप, इसका आपको मीनिंग बताना है क्या होता है। फटाफट साथियों देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। चलिए देखिए अगर यहां पर अगर बात करें न्यू स्कीम हैज बीन लॉन्च, नहीं साथियों गेम इज ओवर एंड विनर, कहते नहीं भाई अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, यानी कि अब जो तुम्हारा षड्यंत्र था उसका अंत हो चुका है। तो कहीं ना कहीं डिसेप्शन इज एट द एंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका मीनिंग बनता है। उसके बाद देखिए यहां पर साथियों ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है कि कहां पर ग्रामेटिकल एरर है। चलिए तो द कैट ड्रैंक द मिल्क बिफोर वी रिटर्न होम, तो यहां पर अगर बात करें रिटर्न होम नहीं आना चाहिए साथियों, रिटर्न होम आना चाहिए, यानी कि सेकंड फॉर्म यहां पर आना चाहिए रिटर्न फॉर्म। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है, दिक्कत आपकी यहां पर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अब यहां पर साथियों ईडियम फिर से आपके सामने आप पूछा जा रहा है कि इस ईडियम का मतलब क्या होगा। तो टू नो व्हाट्स व्हाट, क्या साथियों टू नो व्हाट्स व्हाट इसका मतलब क्या होता है, किसी भी कंडीशन की के बारे में जानने को क्या कहा जाता है, किसी भी कंडीशन किसी भी स्थिति के बारे में जानने को कहा जाता है टू नो व्हाट्स व्हाट। तो अब आपको बताना है साथियों इसका मतलब क्या होगा, टू नो द फैक्ट्स ऑफ सिचुएशन या टू बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। मैंने डिफिकल्ट सिचुएशन की बात नहीं की थी, मैंने किसी भी सिचुएशन की बात की थी। टू बी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं साथियों ये भी नहीं होगा, मैं कहूंगा किसी के सिचुएशन के फैक्ट के जानने को ही इसको क्या कहा जाता है, टू नो व्हाट्स व्हाट कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि वन वर्ड में अब आपको आंसर यहां पर बताने, कह रहे के साउंड रिफ्लेक्टेड बैक एज इन माउंटेन्स। तो आपको वन वर्ड में
साथियों इसका आंसर देना है। क्या इसका आंसर हो सकता है मुझे बताइए। चलिए तो इसको साथियों देखिए साउंड आ रहा है रिफ्लेक्ट होके, रिफ्लेक्ट हो रहा कहां से आ रहा है, माउंटेन से हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको साथियों कहीं ना कहीं प्रतिध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, प्रतिध्वनि कहा जाता है। और प्रतिध्वनि को क्या कहा जाता है, इको कहा जाता है। तो मैं कहूंगा कि साउंड रिफ्लेक्टेड बैक एज इन माउंटेन्स, आंसर आपका जो जाएगा वो इको के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आपके पास जितने भी समय बचा हुआ है साथियों, तो अपना ये कीमती समय इस चैनल टारगेट सिलेक्शन को दीजिए। यहां पर जितनी आपको क्लासेस करवाई जा रही है, जो अभी क्लास चल रही है, इसको अंत तक देखिए और अपना हिम्मत साथियों, अपनी हिम्मत को, अपने मोटिवेशन को बिल्कुल हार नहीं दीजिए, डाउन को डाउन ना करने दीजिए। मेरा मानना है जो अपनी हिम्मत नहीं हारता है, जो अपने मोटिवेशन को डाउन नहीं करता है, और इसका मतलब ये नहीं कि मोटिवेशन को डाउन नहीं करना, कि मोटिवेशन को डाउन नहीं करना, इसका मतलब ये है कि आप पढ़ते जाएं। आपको अगर ऐसा लगे कि मेरी तैयारी भाई इतना पढ़ा है, मेरी तैयारी नहीं, लेकिन नहीं, आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, मेहनत करते जाना है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि भाई मोटिवेशन डाउन करके कि भाई मेरी तैयारी नहीं है और ऐसा है कि मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। तो आपको ये बात बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आप ये बात नहीं सोचते हो, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है और किसी से नहीं है। अगर आप खुद को हरा देते हो, जैसे कि मान लीजिए आपका किसी समय पढ़ाई नहीं करने का मन करा और एग्जाम का समय नजदीक है, तो आप पढ़ाई करो। अपने उस घंटे को एक तरीके से गोल्डन घंटा है वो आपके लिए, अभी जो एग्जाम का समय होता है, इसमें आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए साथियों, ठीक है। चलिए खैर, अगला सवाल है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है साथियों मुझे बताइए। देखिए ग्लोरियस की अगर बात करें, ग्लोरियस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अगर बात करते हैं साथियों कॉन्शियस की, इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों वेकियस की भी स्पेलिंग सही है। कोर्टियस की स्पेलिंग में मुझे दिक्कत लग रही है, ठीक है ना। यहां पर साथियों एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, कोर्टियस आपका लिखा हुआ है, लेकिन होना क्या चाहिए था साथियों, COUR, क्या COURTEOUS, ठीक है। कोर्टियस होता है, कोर्टियस का मतलब होता है विनम्र। तो मैं कहूंगा ये स्पेलिंग गलत है। सही कौन सी है वो भी मैंने आपको बता दी। चलिए भाई, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। कह रहे कि जुबिलेशन का सिनोनिम क्या होता है बताइए। तो जुबिलेशन का मतलब क्या होता है साथियों, आनंद का उत्सव। क्या, आनंद का उत्सव भी इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आनंद का उत्सव। इसका सिनोनिम क्या होगा मुझे बताइए साथियों, बताइए कि सबमिशन होगा, सर्विट्यूड होगा या रिजॉइसिंग होगा। मैं कहूंगा रिजॉइसिंग होगा, क्योंकि रिजॉइसिंग का मतलब भी कहीं ना कहीं आनंद उत्सव होता है, ठीक है। तो क्योंकि साथियों अगर बात करते हैं यहां पर, क्योंकि देखिए सब जगिशन की अगर बात करते हैं तो दमन इसको कहते हैं, ठीक है। सर्विट्यूड मतलब गुलामी होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर देखिए और कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं साथियों, क्वेश्चन की अगर बात करें ना, क्वेश्चन में आपको साथियों ग्रामेटिकल एरर बताने, और क्वेश्चन शुरू आपका यहाँ से हुआ है, खत्म यहाँ पर हुआ है। कह रहे हैं कि बिसाइड डूइंग द लॉन्ड्री राकेश हेल्प्ड हर इन कुकिंग आल्सो व्हेन शी वाज इल, ठीक है। यहाँ पर साथियों अगर बात करें, अब यहां पर करना क्या है, अच्छा ग्रामेटिकल एरर आपको बताने, क्या बताना है साथियों, ग्रामेटिकल एरर बताने। देखिए अगर बेसाइड लिखा हो, यहां पर साथियों बेसाइड्स होता, मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि अगर यहां पर बेसाइड्स होता, बेसाइड्स का मतलब होता है साथियों अलावा, यानी कि अतिरिक्त, यानी कि लॉन्ड्री यानी कि कपड़े धोने के अलावा राकेश मदद करता है उनकी, क्या, इन द कुकिंग, खाना बनाने में भी, व्हेन शी वाज इल, जब वो बीमार होती थी। तो मैं कहूंगा यहां पर बेसाइड नहीं आएगा साथियों, बेसाइड का मतलब तो बगल में होता है, बेसाइड्स आना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर है, जहां पर बेसाइड लिखा हो, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि जेनरस की अगर बात करें ना, तो जेनरस का आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि एंटोनिम साथियों क्या हो सकता है मुझे बताइए। तो जेनरस का मतलब क्या होता है, जेनरस का मतलब होता है साथियों उदार। क्या मतलब होता है साथियों, जेनरस का मतलब होता है उदार। अब इसका एंटोनिम साथियों क्या हो जाएगा, इनकंसिडरेट हो जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल इनकंसिडरेट हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए उदार कहते भाई अरे ये तो बड़ा उदार है, यानी कि बहुत दूसरों का ध्यान रखता है, और इनकंसिडरेट का मतलब होता है जो दूसरों का ध्यान नहीं रखता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही सबसे ज्यादा एंटोनिम्स आपका सटीक बैठ रहा है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको यहां पर बताना है साथियों कि आपको यहां पर सही लग रही है, कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही लग रही है मुझे बताइए। चलिए
देखिए यहाँ पर साथियों अगर बात करें, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, सिनर्जिज्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पर साथियों जेड नहीं आएगा, यहाँ पर एस का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर साथियों लाइफलेस, यहाँ पर डबल एस आना चाहिए। क्या आना चाहिए साथियों? डबल एस आना चाहिए। ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसके अलावा अगर साथियों हम लोग बात करते हैं इनक्रेड्यूलस, तो इनक्रेड्यूलस की स्पेलिंग जो है ना, ये आपकी सही है। तो ये आपकी सही, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है विश्वास ना होना। इसका मतलब क्या होता है साथियों? विश्वास ना होना इसका मतलब होता है। उसके अलावा साथियों रिकैप्चुलेट लिखा हुआ है ना, इसकी भी स्पेलिंग कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। देखिए RECAP तो सही लिखा हुआ है और PI आना चाहिए। क्या होता है साथियों? रिकैपिटुलेट होता है, यानी कि P के बाद I आना चाहिए। तो मैं कहूंगा कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही है? ऑप्शन नंबर सी वाले वर्ड की स्पेलिंग सही है। सही है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए वी मस्ट प्लांट एंड एबोलिश एट लीस्ट 1 ट्री एवरी ईयर। अब आपको बताने खाली जगह में साथियों क्या आएगा, मुझे बताइए। चलिए देखिए वी मस्ट प्लांट यानी कि हमें प्लांट लगाना चाहिए, और ठीक है, और कम से कम एक पेड़, कम से कम एक पेड़ हर साल उसका क्या करना चाहिए? उसका न्यूर्चर करना चाहिए। इसका मतलब होता है उसका पालन पोषण करना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं कहूंगा साथियों क्या पालन पोषण करना चाहिए, यानी कि राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ठीक है ना, चलिए साथियों अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि टू रब सॉल्ट इन समवन्स वाउंड। बताइए इस इडियम का साथियों आपसे मीनिंग पूछा जा रहा है, क्या इसका मीनिंग हो सकता है, मुझे बताइए। ठीक है, देखिए टू रब, रब मतलब रगड़ना, सॉल्ट डालकर, यानी कि किसी के जख्म पर नमक डाल के उसको रगड़ना कहने, यानी कि जले पर नमक छिड़कना, इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इसको बताना है टू मेक ए बैड और पेनफुल सिचुएशन वर्स, टू यूज सॉल्ट ए रेमेडी। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा टू मेक बैड और पेनफुल सिचुएशन वर्स, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। अब यहां पर साथियों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में आपसे कहा जा रहा है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें साथियों तो क्या आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो सकता है, बताइए। यानी कि रिप्रेजेंट समथिंग एज लार्जर, बेटर और वर्स देन इट रियली इज, यानी कि किसी चीज को बहुत बड़ा बताना, रिप्रेजेंट करना के बाद ये तो बहुत बड़ा है लेकिन रियली में वो उतना बड़ा नहीं है, यानी कि उसको क्या करना, उसको बहुत चढ़ा बढ़ाकर साथियों प्रदर्शित करना, इसको क्या कहा जाता है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, एक्सेग्रेट इसको कहा जाता है, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं साथियों? अतिशयोक्ति। ठीक है, कहते हैं अतिशयोक्ति कहते हैं। तो मैं कहूंगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, कह रहे कि खाली जगह आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड आ सकता है। कह रहे कि एवरी नाइट आफ्टर गोइंग टू बेड ही थैंक्ड गॉड फॉर हिज, यानी कि वो अपने बेड पर जाने के बाद ही थैंक्ड गॉड, अपना मतलब वो गॉड को थैंक्स करता है अपने गिफ्ट के लिए, या जाने से सून या थ्रो या साथियों जाने से पहले। तो बेड पर जाने से पहले होना, बेड पर जाने से पहले होना चाहिए। ठीक है, या बेड पर जाने से पहले कह लो या बेड पर जाते ही कह लो। ठीक है, मतलब सोने से पहले कह लो। तो कुल मिला के आफ्टर तो नहीं आएगा, बिफोर यहां पर आएगा। ठीक है, और ये सवाल आपसे पूछा भी गया था एग्जाम में। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था और उसमें आंसर जो बताया था वो बिफोर ही बताया था, इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कह रहे कि द प्रीफिक्स हैज क्रिएटेड ए हैवोक इन होल वर्ल्ड। ठीक है, आपको साथियों बताने कि अब इस खाली जगह में कौन सा वर्ड आ जाएगा, मुझे बताइए। चलिए देखिए हैवोक की अगर बात करें, एक महामारी, जैसे कि कोई भी महामारी हो जाती है होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में साथियों जो फैल जाती है, उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको पैंडेमिक कहा जाता है। यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा? पैंडेमिक हैज क्रिएटेड ए हैवोक इन होल वर्ल्ड। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहां पर आपको बताना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब साथियों होता है कि एक पूरा सेंटेंस लिखा होगा, उसका जवाब आपको सिर्फ एक वर्ड में देना है। कितने वर्ड में देना है? एक वर्ड में देना है। तो द साउंड मेड बाय क्रोकोडाइल, यानी कि जो क्रोकोडाइल के द्वारा जो साउंड निकाली जाती है, जो आवाज निकाली जाती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको ग्राउल, उसको स्क्रीच, उसको ट्रम्पेट, उसको बेलो कहा जाता है। तो मैं कहूंगा अगर ये सवाल पूछा जाए तो आपको बता देना है कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि बेलो के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कॉमेंस की अगर बात करें, कॉमेंस वर्ड का एंटोनिम क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो अगर बात करें कॉमेंस का मतलब क्या होता है, तो कॉमेंस का मतलब होता है साथियों आरंभ। क्या?
आरंभ करना इसका मतलब हो जाएगा। लेकिन बात करें साथियों इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम साथियों कॉन्क्लूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्क्लूड हो जाएगा। इसलिए सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और बताइए कि राइट आंसर आपका क्या होगा। कहने के द कार स्टॉप्ड बोल्डली व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड। ठीक है, अप्लाइड के बाद क्या है? अप्लाइड के बाद साथियों कुछ नहीं है। ठीक, अब यहां पर आपको बताना है खाली जगह में कौन सा। देखिए द कार स्टॉप्ड इमीडिएटली व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड। जब ब्रेक्स को अप्लाई किया जाता है, लगाए जाते हैं, तो कार तुरंत साथियों स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। यानी कि खाली जगह में आपका ऑप्शन नंबर बी वाला वर्ड आएगा। साथियों 50 क्वेश्चंस तक हम लोग देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ क्वालिफाई है लेकिन इंपॉर्टेंट है। थिंक ऑन यू फीट। अब इस थिंक यू फीट ये एक ईडियम है, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है साथियों इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए। देखिए थिंक यू फीट का मतलब होता है बहुत तेजी से किसी के विचार के बारे में सोचना, यानी कि कोई बहुत तेजी से फैसला लेना। क्या? फैसला लेना बहुत तेजी से। इसको क्या कहा जाएगा? टू बी इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग एंड रनिंग ए रेस नहीं। स्टैंड अप टू बी एबल टू सॉल्व ए प्रॉब्लम नहीं साथियों, ये कहा जाएगा मतलब बहुत तेजी से। हाँ एडजस्ट क्विकली टू चेंज एंड मेक फास्ट डिसीजन, ये आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या है। करके सेलेक्ट द एप्रोप्राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि एडवर्सरी का आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो एडवर्सरी की अगर बात करें ना साथियों इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा ये आपको बतलाना है, बता दीजिए आप लोग फटाफट। तो विरोधी मतलब इसका होता है। एडवर्सरी का मतलब क्या होता है साथियों? इसका मतलब होता है विरोधी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साथियों विरोधी इसका मतलब होता है। लेकिन इसके अगर एंटोनिम की बात करते हैं तो साथियों क्या, अच्छा सिनोनिम की बात की गई है। इसके एंटोनिम की अगर बात करें तो भाई क्या कोई अगर सहायक है आपका, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे भाई? ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। लेकिन इसका सिनोनिम क्या होगा साथियों? ओपोनेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि ओपोनेंट का मतलब भी विरोधी ही होता है। चलिए भाई उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है, कह रहे कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको गलत लग रही है मुझे बताइए। चलिए देखिए पीपल तो बिल्कुल सही लिखा है और रेंडर भी यहाँ पर सही लिखा हुआ है। टुगेदर की अगर बात करें यहाँ पर अगर ई आ जाता ना तो ये वर्ड भी बिल्कुल सही हो जाता है टुगेदर। तो कुल मिला के कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है? ऑप्शन नंबर सी वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत है। कह रहे कि बेफल की अगर बात करें साथियों तो बेफल के बारे में आपको बताने कि इसका सिनोनिम क्या हो सकता है बताइए। तो बेफल की अगर बात करें, बेफल का मतलब होता है साथियों चकरा देना। क्या? चकमा देना। ठीक है, चकमा देना भी कह सकते हैं, चकमा देना भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं कहूंगा साथियों इसका सिनोनिम की अगर बात करें तो कंफ्यूज करना कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज करना इसको हम लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है, कह रहे कि आई डिसाइड टू सेंग ए सॉन्ग इन द इंटर स्कूल सॉन्ग कॉम्पिटिशन। तो आपको बताना है कि साथियों कहां पर दिक्कत है। देखिए यहां पर सेंग नहीं आना चाहिए, यहां पर सिंग आना चाहिए। सेंग ए सिंग, क्या साथियों? सेंग ए सिंग यहां पर आना चाहिए, सेंग नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहां पर तो सॉरी सही है, यहां पर सॉरी सही, यहां पर आना चाहिए साथियों सिंग। सेंग ए सिंग नहीं बल्कि सिंग ए सॉन्ग होता है। क्या होता है साथियों? सिंग ए सॉन्ग होता है ना। तो यहां पर सेंग की जगह पर सिंग आना चाहिए था। तो दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यहां पर है, यहां पर है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि बट फॉर हिज। अब यहां पर आप खाली जगह में साथियों आपको बताने के कौन सा वर्ड यहां पर आ सकता है मुझे बताइए। यानी कि बट फॉर हिज दे वुड हैव अटैक्ड ईच अदर, मुझे बताइए। चलिए यानी कि वो एक दूसरे पर हमला करेंगे। अगर क्या होगा साथियों ये आपसे पूछा, अगर वो हस्तक्षेप करते हैं यानी कि वो साथियों इन्वेंटेशन करते हैं। क्या साथियों? इंटरवेंशन करते हैं, तो साथियों वो एक दूसरे पर हमला करेंगे। चलिए अगर यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, अब रीजनिंग के क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेंगे। कौन से क्वेश्चन साथियों? ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं मैथ के। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से साथियों देखने की कोशिश करेंगे और मैं कहूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन आप यहां पर अटेम्प्ट करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन। चलिए भाई चलिए तो पहला सवाल है साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं, कहा गया है कि सबसे विषम आपको बताने यानी कि सबसे असंगत आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो इस बात की जानकारी साथियों हम कैसे निकाल पाएंगे कि भैया सबसे असंगत यहां पर कौन सा है? इस बात की जानकारी तो हम ऐसे ही निकाल पाएंगे कि देखिए एफ होता है साथियों किस पर? एफ होता है 6 पर, एच होता है 8 पर, यानी कि 2 बढ़ाया गया है। एच होता है 8 पर, एल होता है 12 पर, कितना बढ़ाया गया है साथियों? 4 बढ़ाया गया है। और यहां पर एल होता है 12 पर, आर होता है 18 पर, यानी कि 6 बढ़ाया गया है।
तो मेरा मानना है साथियों यहाँ का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ का लॉजिक अगर हम लोग बात करें, यहाँ भी 2 बढ़ाया गया है, फिर 4 बढ़ाया गया, फिर 6 बढ़ाया गया है, यहाँ भी 2 4 6 बढ़ाया गया, यहाँ 7 से 9 हुआ है, 2 बढ़ाया गया है, 9 से 13 हुआ, ये तो 4 बढ़ाया गया, बिल्कुल सही, और 13 से 21 हुआ, ये 6 से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो मैं कहूंगा सबसे अलग कौन सा होगा, सबसे अलग आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, ए वाला होगा, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, देखिए सवाल को और बताइए मुझे कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यानी कि PQRSTU और एक दीवार पर, अच्छा और के बाद भी तो कोई आएगा, और के बाद यहां पर साथियों V आना चाहिए, ठीक है। PQRSTUV एक दीवार पर एक पंक्ति में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि एक दीवार है, दीवार ऐसे ही तो होगी। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, इन सब का मुंह पता किधर है, पश्चिम की तरफ है, इन सब का मुंह साथियों पश्चिम की तरफ है। चलिए, और कहने के आर जो है ना ये एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, आर जो है ना ये एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आर यहां पर बैठा है तो एस कहां पर बैठेगा साथियों, एस यहां पर बैठेगा, एस के ठीक बाईं ओर बैठा है आर। कहने के क्यू दोनों सिरों में से किसी एक सिरे पर, अब क्यू को एक काम करो कहीं पर बैठा दो, या तो यहां पर बैठा दो इस सिरे पर, या इस सिरे पर बैठा दो। तो मान लीजिए हमने क्यू को यहां पर बैठा दिया, अब अगर गलत होगा तो हम यहां पर बैठा लेंगे इसको कट करके। कहने के और टी उसके बगल में बैठा है, यानी कि क्यू के बगल में टी बैठा है, तो क्यू के बगल में टी बैठ गया। कहने के टी और यू के बीच में बैठा हुआ है वी, तो T और U के बीच में बैठा है साथियों V, इतनी बात क्लियर है। कहने के इस उत्तरी सिरे से 5वें स्थान पर बैठा है, उत्तरी सिरा ये हुआ, इसके 5वें स्थान से यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि S यहां पर बैठा हुआ है। कहने के उन व्यक्तियों में से कौन पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, तो साथियों 7 लोग हैं ना, तो चौथा देख लो 1 2 3 4, यानी कि U सबसे मध्य में बैठा है, तो U आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कहो यहां पर कौन आएंगे, तो मैं कहूंगा अभी ऊपर वाले हमने सॉल्व नहीं किए हैं, वो करोगे तो इसका भी यहां पर भी मालूम पड़ जाएगा आपको कौन आएगा। लेकिन आंसर जो पूछा जा रहा था वो हमको साथियों मिल चुका है, तो वही आपका क्या हो जाएगा साथियों, वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब आपको यहां पर बताना है साथियों कि TONGUE से PUHOFV बनाया जाता है, तो MASTER से साथियों क्या बनाया जा सकता है मुझे बताइए। देखिए अगर इसको हम लोग लिखें ऐसे करके TONGUE ऐसे करके लिखे, और इसको साथियों इसके नीचे लिख लें PUHOFV, तो अब आपको बताने कैसे यहाँ पर क्या होगा। देखिए आप बहुत आराम से यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि ये O है ना, O के बाद P आता है और T के बाद U आता है, उसी प्रकार G के बाद H आता है और N के बाद O आता है, E के बाद F आता है और U के बाद V आता है, तो यहाँ पर भी यही चीज होगी। देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें, ए के बाद बी आता है तो बी आ जाएगा, एम के बाद एन आ जाता है, तो बी एन कहां पर लिखा हुआ, बी एन सिर्फ साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, इस सवाल को देखिए, ये नंबर सीरीज वाला सवाल है और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहने के 7 आ गया, उसके बाद 14 आ गया, उसके बाद 17 आ गया, उसके बाद 68 आ गया और उसके बाद 73 आ गया, आपको बताने के उसके बाद कौन सा नंबर आ सकता है बताइए। देखिए ये तो सिंपल सा है भाई, 7 की गुणा 2 से कर देंगे 14 आ जाएगा। अब 14 में साथियों हमने 3 जोड़ दिया, 17 आ गया। 17 की गुणा साथियों 4 से कर देंगे, 17 चौक 68 होता है। फिर 68 से ये 73 जो हुआ, इसमें साथियों 5 जोड़ दिया गया है। अब देखिए 2 से गुणा किया, 4 से गुणा किया, तो अब जाहिर सी बात है 6 से गुणा करेंगे, यानी कि 73 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 6 7 42 और 1 43, यानी कि 438 यहाँ पर आ जाएगा। क्या 438 ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल 438 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ये भी सवाल साथियों काफी अच्छा है, ठीक है। इसमें आपको बताने कि आखिर इसमें कौन सा रूल लगा है, कौन सा इसमें लॉजिक लगा है, वही लॉजिक आपको देखना है कि किस ऑप्शन में लगा है, मुझे बताइए। देखिए 9 45 10, इसमें क्या लॉजिक लगा है। अगर हम साथियों बात करें इन दोनों की आपस में गुणा करा दें तो कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। इस 90 का आधा कितना होता है, 45 होता है। तो क्या यही रूल यहां पर लगा हुआ है, अगर हम इन दोनों की गुणा करा देंगे तो क्या 150 आ जाएगा, जो कि 75 इसका है साथियों, नहीं, ठीक है।
18 अट्ठे अगर बात करते साथियों 18 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो 18 अट्ठे की अगर बात करें 8 64 हो जाएगा, 8 कमाटा 144 हो जाएगा। तो 144 का क्या आधा 72 होता है? मैं कहूँगा बिल्कुल आधा ही 72 होता है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि जो लॉजिक आपका यहाँ पर लगा था वही लॉजिक ऑप्शन नंबर बी वाले में लगा हुआ है। चलिए भाई 55वें नंबर का सवाल देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर है, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने के भाई 7 दोस्त हैं STUVWXY, एक वृत्त के इर्द गिर्द वृत्त की ओर पीठ करके बैठे हैं। यानी कि अभी तक जो सवाल आपसे पूछे जाते थे वो ये पूछे जाते थे कि सभी का मुंह वृत्त के केंद्र की तरफ है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वृत्त के सभी लोगों का मुंह वृत्त के अपोजिट तरफ है, यानी कि केंद्र की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ है। यानी कि वृत्त की पीठ करके बैठे हुए, यानी कि सबका मुंह इस तरफ है, ऐसे करके है सबका मुंह ऐसे करके। ठीक है, चलिए तो 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। कहने के Y और V के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। कहने के V के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है W। ठीक है भैया, तो V मान लीजिए कहां पर बैठा, बना ले कहीं पर भी बना लो साथियों, यहां पर बना लो। V के दाईं ओर साथियों कौन बैठा है? अब देखिए V का दायां किधर होगा, V का दायां इधर हो जाएगा, यानी कि W इधर बैठा है। V के दाएं ठीक बगल में W बैठा है। Y और X के बीच में U बैठा हुआ है, Y और X के बीच में U बैठा हुआ है। कहने के T जो है ना, T के W या Y के बगल में नहीं है, और कहने के S जो है ना ये W के बगल में बैठा है, तो S साथियों यहाँ पर बैठेगा, W के बगल में यहाँ पर बैठेगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि इसको पढ़ लीजिए शुरू से। कह रहे कि Y और V के बीच में 3 व्यक्ति बैठे, यानी कि V और Y 1 2 3, यानी कि Y आपका यहाँ पर बैठेगा। कहने के V और Y के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 हो गए। उसके बाद कह रहे कि V के दाईं ओर ठीक बगल में W है, V के दाईं ओर ठीक बगल में W है। ठीक है, कहने Y और X के बीच में U है, Y और X के बीच में U है। ठीक है, ये भी हो गया। अब बचा कौन साथियों? अब आपका T बचा, तो T आपका यहां पर आ जाएगा। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि V और X के बीच में कौन है, यानी कि V और X, तो V और X के बीच में कौन है? मैं कहूंगा साथियों T है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। अब आपको यहां पर बताना है कि सबसे असंगत कौन सा है। चलिए असंगत की अगर बात करें, यानी कि सबसे विषम आपको यहां पर कौन सा लग रहा है? देखिए K होता है 11 पर, N होता है 14 पर, 3 बड़ा, N से Q हुआ 3 बड़ा, Q से T हुआ 3 बड़ा, T से W हुआ 3 बड़ा। तो इसमें 3 वाला लॉजिक लग रहा है। P 16 पर होता है, 19 पर होता है, 3 बड़ा, यहाँ भी 3 बड़ा, यहाँ भी 3 बड़ा, यहाँ भी 3 बड़ा। ठीक है ना। उसके बाद इसकी अगर बात करें, ये 3 से, यानी कि ये 3 पर होता है, ये 7 होगी, इसमें तो साथियों 4 बढ़ गया एकदम। तो लॉजिक अलग इसमें लगा हुआ है, इसमें अलग लगा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, इसमें मेरे हिसाब से साथियों सब 3 ही बढ़ रहा है। चलिए भाई अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देख लीजिए और बता दीजिए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। कह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि अब आपको बताने सबसे पहले कौन सा आ जाएगा। RO यहाँ पर RE लिखा है, तो RE वाले पहले आएंगे, RES REP REC वाला साथियों पहले आ जाएगा, इनके 5 सबसे पहले आ जाएगा। और इसमें से साथियों P 16 पर होता है, S 19 पर होता है, तो ये पहले आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, और फिर क्या पहले आ जाएगा साथियों T 20 पर, S 19 पर, फिर 2, फिर 1 आ जाएगा। यानी 543 21 कहाँ पर लिखा हुआ है? मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए रीजनिंग की अगर बात करें, देखिए इस टाइप के अगर आप क्वेश्चंस कर ले रहे हो, तो मेरा मानना है कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया आपने अपने एग्जाम हॉल में, तो मेरा मानना है कि रीजनिंग के सभी क्वेश्चन बहुत आराम से उड़ा डालोगे आप। ठीक है, बहुत आराम से साथियों सभी के सभी क्वेश्चन आप उड़ा डालोगे। आप अपने मनोमस्तिष्क को साथियों थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बच्चा घबरा जाता है एग्जाम हॉल में जाके। क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन वही क्वेश्चन उसको कठिन लगने लगता है। क्यों कठिन लगने लगता है? क्योंकि वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, घबरा सा जाता है। तो आपको साथियों घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर अब इस सवाल को देखिए, NOSE से बना है ENOS, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो NOSE में लेटर लिखे हुए ना, वही लेटर साथियों ENOS में है। सिर्फ फर्क क्या है? फर्क साथियों इतना है, देखिए यहां पर अगर बात करें NOSE मैंने लिखा,
और यहाँ पर साथियों ENOS मैंने लिख दिया। तो कैसे क्या हुआ है, देखिए ये N यहाँ पर आ गया, ये O यहाँ पर आ गया, ये S यहाँ पर आ गया, बचा E तो यहाँ पर आ जाएगा। उसी प्रकार साथियों आपको प्राउड को लिखना है, ठीक है ना। किसको लिखना है साथियों, प्राउड को लिखना है। देखिए P हो गया, R हो गया, O हो गया, U हो गया, D हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 1 2 3 4 5। अब अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर अगर बात करें सबसे अंत वाला पहले आ जाएगा, तो सबसे अंत वाला साथियों पहले आ गया, ठीक है। उसके बाद साथियों आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद साथियों ये वाला आपका आ जाएगा, ठीक है। ये वाला P यहां पर आ जाएगा, ये R आ जाएगा, ये O आ जाएगा, ये U आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि ऐसा कहां पर साथियों लिखा हुआ है, मुझे बताइए। तो ऐसा तो साथियों किसी ऑप्शन में नहीं लग रहा है। तो क्या ये लॉजिक नहीं लगा है जो मैंने लॉजिक यहां पर खोजा है? तो साथियों हो सकता है ये लॉजिक ना लगाओ। दूसरा लॉजिक एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा कोई लॉजिक, दूसरा को लॉजिक की अगर साथियों बात करते हैं, देखिए यहां पर जो NOAC लिखे ना, यहां पर एक क्रम से लिखे, जैसे सबसे पहले अल्फाबेट में आता है E, फिर N, फिर O, फिर S। इसमें सबसे पहले क्या आता है साथियों, इसमें सबसे पहले D आता है, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद साथियों O आ जाएगा ना, बिल्कुल, उसके बाद O आ जाएगा, और उसके बाद साथियों ये P आ जाएगा, उसके बाद R आ जाएगा, उसके बाद U आ जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, देखिए DOPRU ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। आपको पता है साथियों यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत ध्यान से आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन को साथियों देखना है। चलिए अब देखिए, अगर बात करते हैं यहां पर, यानी कि एक कागज का ये टुकड़ा है, इसको आधे से फोल्ड किया जाता है, फिर इसको आधे से यहाँ फोल्ड किया जाता है, फिर आधे से फोल्ड किया जाता है, यानी कि अब आपके पास एक ऐसा टुकड़ा आ चुका है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया जाता है और यहाँ पर एक चौकोर सा बनाया जाता है। अब कह रहे हैं जब इसको ओपन करेंगे तो साथियों ये मैंने ओपन कर दिया, तो अब यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे करके, और यहाँ पर एक चौकोर बन जाएगा। अब ये वाला पार्ट जब साथियों खुलेगा ऐसे करके, जब ये वाला साथियों पार्ट खुलेगा तो मैं कहूंगा यहाँ पर भी एक ऐसा ही ट्रायंगल होगा। कैसा? यहां पर भी साथियों एक ऐसा ट्रायंगल होगा। कैसा? यहां पर एक आपका ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है ना, यहां पर आपका एक ट्रायंगल आ जाएगा। और अगर बात करें, एक सेकंड, हाँ देखिए ये जो एक सेकंड जो ये ट्रायंगल है ना, एक सेकंड देखिए, ये जो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल यहां पर बनेगा और एक ट्रायंगल साथियों यहां पर बनेगा। ये चीज यहां पर आ जाएंगी, ये चीज साथियों यहां पर आ जाएंगी। तो अब आपको बताने कि ऐसा कहां पर है। देखिए इसमें अगर बात करें, इसमें तो सिर्फ एक ही एक है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, देखिए जरा, अच्छा ये और ये हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या किया गया है, ये हो सकता है, ये लग रहा है। अब देखिए अब सेम टू सेम साथियों इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, सेम टू सेम साथियों इसमें भी ऐसा ही हो जाएगा। यानी कि यहां से साथियों एक लाइनिंग आएगी, यहां से एक साथियों लाइनिंग आएगी, और उस लाइनिंग की अगर बात करें यहां पर आपका कैसे बन जाएगा, एक ऐसे करके ट्रायंगल बन जाएगा। नोक इधर के लिए रहेगी, उसी प्रकार इधर के लिए, और साथियों यहां पर रहेगी, यहां पर ये हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। तो अब आपको बताना है साथियों ऐसा कहां पर आपको लग रहा है, मुझे बताइए। देखिए मैंने ये जो ट्रायंगल है ना, इसका मुंह नीचे की तरफ है, इसका मुंह ऊपर की तरफ है, लेकिन इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है। तो मैं कहूंगा ये आपका सबसे सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। तो अब आपके सामने साथियों मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों? मैथ के क्वेश्चन अब आपके सामने से गुजरेंगे, और सिर्फ 10 क्वेश्चन ही हमने यहां पर लिए हैं। कहने के A B C, ठीक है, 3 संख्याएं हैं। क्या है साथियों? A B C जो है ना, ये 3 संख्याएं, उसके बाद लिखा हुआ है A B C। अच्छा C यहां पर फिर से आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, C कट हो गया। A B C 3 संख्याएं हो गए, A और B की संख्या है। अच्छा A और B, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो लिखा है ना, इसका मतलब यह है कि A B C 3 संख्याएं हैं, ठीक है ना, A B C 3 संख्याएं, और उसके बाद लिखा हुआ A जो है ना, A ये B से 48% कम है। तो और अच्छा यहां पर C भी है, तो हम मान लेते हैं साथियों ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। कह रहे कि A B से 48% कम है, तो अगर B 100 है तो मैं कहूंगा A को कितना होना चाहिए? A को 52 होना चाहिए। बात बिल्कुल क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद कह रहे हैं कि साथियों, यानी कि और अच्छा ये A और ये B यहां पर आ गया। अब मैं समझ गया। देखिए पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि A B से 48% कम है, A B से 48% कम है, और A और B के योग का, अब यहां पर अगर बात करें ना साथियों, A और B के योग का 20% कौन है? ये C है।
ये सी है, यानी कि ए और बी के योग का, तो मैं कहूँगा ए और बी का योग कर देंगे 152 आ जाएगा। इससे 20% अधिक है, यानी कि इसका 120% होगा। ये क्या हो गया, ये आपका सी हो गया, यानी कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। कैसे सी बना है ये मैंने आपको बता दिया, 20 छंग 20 पंजे। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और कैलकुलेट करें, कर लेते हैं। 5 तियां 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 तियां क्या हो गया साथियों, 15 हो गया आपका। और अब अगर यहाँ पर साथियों बात करें, जीरो बढ़ाएंगे, 2 बचा है ना, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ा लेंगे और यहाँ पर आपका साथियों 20 चौक आ जाएगा। 20 चौक आपका 20 हो गया। अब 30.4 की गुणा 6 से हो जाएगी, 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, 6 तियां 18 हो जाएगा, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 182.4। क्या, अगर ए 182.4, अगर ए 52 है, बी 100 है, तो सी कितना निकला है, 182.4 निकला है। तो यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि बी, यानी कि ये बी सी से कितने प्रतिशत कम है। तो मैं कहूंगा बी सी से कितने प्रतिशत कम है, 82.4% कम है। तो 82.4% कम है, लेकिन इसको प्रतिशत में आपको बदलना है। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से साथियों गुणा कर लेंगे और नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा 182.4, ये नीचे आ जाएगा। अब थोड़ी सी जगह चाहिए है, इसलिए इसको साथियों इरेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। इरेज कर दिया मैंने। चलिए अब उसके बाद देखिए, अब इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। आपके सामने क्या हो गया, अब 2 से कट कर लीजिए साथियों। देखिए 2 नीम 18, 2 एकम 2 दूना, 2 चौक 2 एकम 2 दूना, 0 का 0 आ गया। फिर से 2 से अगर कट करें तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 हो गया। इसको 2 से कट करें, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 0 0 हो गया। फिर से 2 से कट करें, 2 दूना 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 एकम 10, 0, यहाँ पर 300 आ गया। फिर से अगर कट करें साथियों, देखिए इतना आ गया और ये कितना आ जाएगा, 2 पंजे, और ये कितना आ जाएगा 15, यानी कि ये आ गया। ठीक है, अब 5150 आ गया है और 114 आ गया है। फिर से कट हो सकता है 2 से, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे इतना हो जाएगा। तो अब साथियों इसको एक काम करिए, अब साथियों इसको ऐसे करके करा लीजिए, 2500, 2575, 2575 और 2575 और साथियों 57। क्या, ठीक है, इतने बात के लिए, यानी कि अगर साथियों यहाँ पर यहाँ तक आपकी समझ में आ गया है तो मैं कहूँगा अब इससे के अलावा साथियों और कोई बहुत तगड़ी बात नहीं है इसमें समझने वाली, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा साथियों इसमें कोई तगड़ी बात नहीं है समझने वाली। तो इसको अगर कट करें, ये 57 है साथियों, ये 257 है। तो अगर 57 की गुणा हम साथियों किससे करें, क्या 57 की गुणा अगर हम साथियों मान लीजिए 4 से करते हैं, 57 गुणा 4 तो 228 आ जाएगा। 228 आ गया, 57 4, ये कितना है साथियों, ये 17 हो जाएगा। ठीक है, अभी 257, ये 28 है, 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा, ये 24 हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि जो 5 था वो साथियों 5 मैंने उतार लिया। अब अगर साथियों 57 की गुणा किससे करे, ठीक है ना, अब 57 की गुणा किससे करें, अब अगर मान लीजिए 5 से करें तो 285 हो जाएगा। ठीक है, 285 हो गया, कितना बचा साथियों, 10 बचा। तो मैं कहूंगा 45 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा और 45 पॉइंट करके सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये समझ में आया साथियों, ये कॉन्सेप्ट बहुत शानदार था। मेरा मानना है कि आपकी समझ में आया होगा। सवाल के अगर 2 से 3 बार एक बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल का समय आपका बहुत ज्यादा घट जाएगा, यानी कि अगर जितना डबल अगर आपको समय लगा है तो आधा समय आपको साथियों लगने लगेगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे रमेश और उसकी पत्नी की आयु क्रमशः 40 और 36 है, यानी कि रमेश की उम्र अगर 40 वर्ष है तो उसकी वाइफ की उम्र कितनी है, 36 वर्ष है। यानी कि उनके 2 बेटे हैं और 1 बेटियां हैं। ठीक है, इनकी औसत आयु 13। देखिए अगर साथियों कहने के 2 बेटे हैं 3 बेटी, यानी कि 3 लोग हैं और 3 लोगों की आयु अगर 13 वर्ष है तो मैं कहूंगा इन तीनों का योग कितना होगा बच्चे लोगों का, तो 13 तिया 39 हो जाएगा। यानी कि इनके 2 बेटे हैं और 1 बेटियां हैं, जिन टोटल आयु का योग 39 है। तो कहने के परिवार के सभी लोगों की औसत आयु क्या होगी, परिवार के सभी लोग कितने होगा, 1 2 और ये 3 बच्चे 5 लोग हो गए। इनका योग कितना है साथियों, योग कर लीजिए, पति का ये, पत्नी का ये और बच्चों का ये, तो साथियों कितना 15 आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, 3 3 6 6 10, यानी कि 115 आ जाएगा। तो इसको साथियों कर लो, 5 दूना 10 हो जाएगा, 1 जाएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा, यानी कि 23 वर्ष क्या निकलेगा, 23 वर्ष ही साथियों इनका औसत निकलेगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 2 दर्जन केलों का मूल्य 240 रुपए है। ठीक है, 18 नींबू का मूल्य 90 रुपए है। तो कह रहे कि 1 नींबू और 1 केले का मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए 2 दर्जन का मतलब है
24 केले, यानी कि 24 किलो का अगर मूल्य कितना है, 24 किलो का अगर मूल्य साथियों 240 है, तो मैं कहूंगा भाई एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा, एक केले का भाव क्या हो जाएगा, एक केले का भाव साथियों 10 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 18 नींबू का साथियों क्या, 18 नींबू का मूल्य अगर कितना बताया गया है, अगर 90 बताया गया है, तो मैं कहूंगा एक नींबू का मूल्य कितना हो जाएगा, एक नींबू का मूल्य साथियों 18 पंजे 90 यानी कि 5 रुपए हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों, मैं कहूं क्या कहूंगा, तो एक नींबू का मूल्य 5 रुपए है, एक नींबू का मूल्य 5 रुपए है और एक केले का मूल्य 10 रुपए है। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या होगा भाई, 5 एकम 5, 5 दूना 10 यानी कि 1:2 अनुपात होगा और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सातों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं, 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं, अब कोई वो काम कितना है, वो काम मान लीजिए एक काम है, तो उसी कार्य के 3/4, अब देखिए अब यहां पर नीचे पता क्या था, नीचे हमेशा काम आता है, तो उसी काम के 3/4, तो साथियों 3/4 हो गया, 3/4 भाग को कितने पुरुष, मैं कहूंगा साथियों इतने पुरुष, x पुरुष 18 दिनों में करेंगे, तो आपको x का मान निकालना है। ठीक है, अब ये 4 कूदकर ऊपर आ जाएगा, 4 यहां पर आ गया और 4 को साथियों नीचे से आप क्या कर दीजिए, आप साथियों कट कर दीजिए, नीचे से जो कट रहा है वो कट कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 छंग 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 20 गुणा 36 आपका हो गया, बराबर ये आपका साथियों x हो गया, ये 6 गुणा 4 जो है ना, ये इसके नीचे आ जाएगा 6 गुणा 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 साथियों 6 पंजे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा साथियों इन दोनों की गुणा हो जाएगी, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए कुछ मिस्टेक है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 6 पंजे 30, सही तो है साथियों, हाँ सही तो है। ठीक है, तो साथियों 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 आ रहा है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत साथियों आ रही है, देखिए जरा, हो सकता हो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी कैलकुलेशन में दिक्कत है, क्योंकि 25 ऑप्शन में आ नहीं रहा है ना, और 5 पंजे 25 आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से करा लेते हैं। देखिए 20 गुणा 36 ये था और x, और हमने माना था साथियों 18, 3/4। ठीक है, तो इसलिए साथियों 4 आपका ऊपर आ गया था, बिल्कुल ऊपर आ गया था। ठीक है ना, अब फिर क्या हुआ था, अच्छा 3 एकम 3 हो गया, तो ये 6 आ गया था। ठीक है, तो ये 20 गुणा 36 आपका हो गया था और नीचे आपका 6 आ जाएगा और साथियों 4 आ जाएगा। ठीक है, 6 छंग 36 और ठीक है 4 पंजे 20 हो जाएगा, 5 छंग आपका 30 तो होता है, तो साथियों मैं कहूंगा कि 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस कार्य के 3/4 भाग को कितने पुरुष, मैं कहूंगा 30 पुरुष 18 दिनों में कंप्लीट करेंगे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि किसी पिग्गी बैंक में, कोई भी बैंक है, कह रहे कि 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना है, यानी कि अगर 1 रुपए के सिक्के 5 हैं तो 2 रुपए के सिक्के 9 हैं और 5 रुपए के सिक्के 4 हैं, ये इनका अनुपात है। और कहने कि यदि पिग्गी की बैंक में कुल राशि 860 है तो उसमें 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे। सवाल बहुत आसान है, देखिए अगर 1 रुपए के सिक्के 5 हैं तो मैं कहूंगा वो 5 रुपए आपके बनेंगे, यानी कि 5x मान लीजिए बनेंगे। अगर 2 रुपए के सिक्के 9 हैं तो मैं कहूंगा साथियों वो कितने बनेंगे, कहीं ना कहीं वो 9 दूना 18 यानी कि 18x के रूप में बन जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार 5 रुपए के सिक्के अगर 4 हैं तो मैं कहूंगा 5 चौक 20 यानी कि 20x आ जाएगा। इन सब का टोटल ये तो लिखा हुआ है साथियों 860 रुपए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 20 और 5 25 हो जाएंगे। 25 और 18 कितने होते हैं साथियों 35 45 यानी कि 43 आपके हो जाएंगे। तो 43x बराबर 860 आ गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया साथियों 860/43 आ गया। अब जरा इसको अगर आप कट करेंगे तो 43 दूना 86 होता है, यानी कि x बराबर आपका क्या आ गया 20 आ गया। तो आपसे पूछा गया था कि उसमें 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के उसमें साथियों 4 सिक्के हैं, यानी कि 4x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो जब 20x बराबर 20 है तो 4x बराबर कितना हो जाएगा साथियों 80 हो जाएगा, और 80 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। करके x अनुपात y बराबर अगर 5:8 है तो 4x यहां पर माइनस है, 4x माइनस 3y अनुपात 4x माइनस 7y का मान क्या होगा। चलिए देखिए x का मतलब क्या है 5 है, तो 4 गुणा 5 हो जाएगा माइनस 3 गुणा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद साथियों 4 गुणा 5 हो जाएगा माइनस 7 गुणा 8 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। 4 पंजे 20 माइनस 8 या 24 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, 20 माइनस 24 हो गया ये आपके सामने। चलिए
अब अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर 4 पंजे 20 हो गया, 7 अट्ठे 56 हो गया। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो -4 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर कट करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, अगर बात करें तो ये आपका 36 आ जाएगा, वो भी माइनस का आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाए। अच्छा, गुणा थोड़ी ना, यहाँ पर तो अनुपात लिखा था ना, तो अनुपात आ जाएगा साथियों। तो 1 और 9 का अनुपात यहां पर आ जाएगा। 1 और 9 का अनुपात कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, यानी कि 4 एकम 4, 4 नीम आपका 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो आपको साथियों ये क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। उसके अलावा साथियों मैंने आपके लिए पीडीएफ बनवाई है, एसएससी एमटीएस पीडीएफ करके, ठीक है ना। तो वो पीडीएफ मैंने आपको जिक्र किया था इसी वीडियो में, सिर्फ 45 रुपए की पीडीएफ आपको दी जा रही, उसमें से आपका पेपर जो है साथियों 65 से 70% तक साथियों फंस रहा है। तो उस पीडीएफ को आप लोग जरूर ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ करके। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे साथियों व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके आप उस पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। तो साथियों एसएससी एमटीएस का प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उन वीडियोस को भी जाकर देखिएगा। ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को साथियों ज्वाइन कर लीजिए। और ये 45 रुपए की महज पीडीएफ है, इस पीडीएफ को सरसरी निगाहों से देखकर एग्जाम में चले जाएंगे तो साथियों एग्जाम हॉल में अपने एग्जाम को क्रैक करने में आपको उस पीडीएफ से काफी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।